रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कॉलोनियलिज़म को डिस्कस करेंगे और कॉलोनियल पीरियड जो कि है 1607 से लेकर 1765 तक अमेरिकन लिटरेचर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। पर इसके हम करैक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, इस एज को, इस पीरियड को भी देखेंगे, इसके अंदर होने वाले लिटरेचर के वर्क और उनके आर्टिस्ट यानी कि जो राइटर्स थे उनको भी देखेंगे। लिटरेचर के अंदर जो ट्रेंड्स आए उनको भी देखेंगे और हम ये कॉलोनियलिज़म के काजेज़ भी देखेंगे कि ये क्यों हुआ आखिर। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहूँगी। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसके ऊपर लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं और इन वीडियो के नोट्स जो हैं इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आप हर नोट्स फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि कॉलोनियलिज़म है। कॉलोनियलिज़म को थोड़ा सा आपको मैं इस तरह समझा दूं कि आपने लिटरेचर के अंदर आप पीरियड्स को पढ़ते हैं, एजेस को पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री पढ़ते हैं लिटरेचर की। अब उसके अंदर भी जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि दो तरह के लिटरेचर्स हैं, एक अमेरिकन लिटरेचर है और एक ब्रिटेन का लिटरेचर है। ब्रिटेन के पीरियड्स डिफरेंट हैं, एजेस डिफरेंट है, और अमेरिकन लिटरेचर के पीरियड्स डिफरेंट हैं, एजेस डिफरेंट है। ब्रिटेन के आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे जिनमें ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन, मिडिल इंग्लिश, नॉर्मन, रेनेसांस, उसके बाद नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन आता है। लेकिन अमेरिकन लिटरेचर के पीरियड डिफरेंट हैं, जिनके अंदर सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड आता है, फिर रेवोल्यूशनरी आता है, फिर अर्ली नेशनल आता है, फिर रोमांटिक पीरियड आता है, रियलिस्टिक होता है, फिर नेचुरलिस्टिक। ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो कॉलोनियल पीरियड है या जिसको हम कॉलोनियलिज़म इन इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनियलिज़म। सिर्फ कॉलोनियलिज़म टर्म क्या होती है मैं आपको ये भी समझाती हूँ, लेकिन आप नोट कर लें कि 1607 से लेकर 1765 तक ये जो एज है, पीरियड है, ये जो टाइम है, इसको हम पीरियड ही कॉलोनियलिज़म या कॉलोनियल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर या इन इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं। कॉलोनियलिज़म असल के अंदर एक पॉलिसी है, एक प्रैक्टिस है, द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर एन अदर कंट्री ऑक्यूपाइंग विद सेटलर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग इट इकोनॉमिकली। एक ऐसी कॉलोनियलिज़म एक ऐसी पॉलिसी का नाम है जिसके अंदर आप किसी दूसरे कंट्री पे जो कि आपकी कंट्री से वीक हो उस पर फुल या पार्शियल, पूरा या आधा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंट्रोल कर लेते हैं। आप बाय मिलिट्री भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फ़ौजें भी भेज सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 100 साल हुकूमत की, यानी कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, इंडियंस जो थे वहाँ पे, और मुस्लिम्स जो इंडियन मुस्लिम्स थे, बांग्लादेशी जो वहाँ पे मौजूद थे, उन पे 100 ईयर्स की हुकूमत की। ये कौन सा कंट्रोल था उनका? ये उन्होंने कॉलोनियलिज़म वहाँ पे किया हुआ था। ब्रिटेन ज़्यादा ताकत वाली कंट्री थी, इसके अंदर मिलिट्री भी ज़्यादा थी, इसके पास वेपन भी ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी ज़्यादा था। तो इसने क्या किया कि अपने ट्रेड के नाम पे अपनी मिलिट्री, अपनी पावर, इकोनॉमिकली अपने लोग भेजे कहाँ पर? सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उन्होंने उनको पॉलिटिकली कंट्रोल किया, उनको फिज़िकली कंट्रोल किया, उनको इकोनॉमिकली कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के साथ साथ उनको एक्सप्लॉइट भी किया, उन पे क्रूएलिटी भी की, उनको नुकसान भी पहुंचाया, उनके कल्चर को भी डैमेज किया। ये सारी चीज़ें कॉलोनियलिज़म के अंदर आती हैं। या यूँ कहा जाए कि ब्रिटेन ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनीज़ बनाई। कॉलोनियलिज़म वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो कॉलोनिया है, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट, बंदोबस्त करना, फार्म बनाना कहीं पे। इसी तरह एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है क्लोरी। क्लोरी का मतलब होता है टू ग्रो। अब मुख्तसर ये कि कॉलोनी का मतलब होता है कहीं पे सेटलमेंट बनाना, कहीं पे इक़्तिदार के साथ, इख्तियार के साथ, डेवलपमेंट के साथ घर बनाना, एक छोटी सी एक फार्म बनाना, एक रिहाइश की जगह बनाना। और ये किस नाम पे बनाना? इस नाम पे बनाना कि हम वहाँ पे बेहतरी करेंगे। और इज़म जो इसके साथ लगता है, इज़म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। 1607 से लेकर
1965 तक एक ऐसी मूवमेंट चली जिस मूवमेंट का नाम था कलोनियलिज्म। इस मूवमेंट में हुआ क्या कि जो ताकतवर कंट्रीज़ थी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जैसे कि यूरोप की डिफरेंट हो गई, रशिया हो गया, स्पेन हो गया, इन्होंने क्या किया, जो वीकर कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, जो पॉलिटिकली डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें रिसोर्सेज नहीं हैं, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, इन पे जाके हुकूमत की, इनके अंदर अपनी फ़ौजें भी भेजी और इनके अंदर अपने ऑफिसर्स भेजे। उन्होंने वहाँ पे इनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरह से वो उनको बताते थे अंग्रेज़ कि आपने किस तरह से करना है, और उनको एहसास कमतरी में मुब्तला किया। इसके कुछ फ़ायदे भी हुए कलोनियलिज़म के, लेकिन 90% इसके नुकसानात हुए। तो कलोनियलिज़म, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। कलोनियलिज़म इज़ अ प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोल बाय वन पीपल और पावर ओवर एन अदर or area, often establishing colonies generally with the aim of economical dominance। जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्री होती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट जैसी डिप्राइव्ड कंट्री पे, जिनके पास इकोनॉमिक नहीं स्टेबल थी, उनके ऊपर कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। यहाँ आके छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई अपनी, और वहाँ पे ट्रेड के नाम पर उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया। इसके अलावा कलोनियलिज्म अकर व्हेन अ कंट्री और अ नेशन टेक कंट्रोल टू अनदर। अगर आप इस वक्त इंडिया में रहते हैं और अमेरिका आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके पॉलिटिकल डिसीजन भी वो ले रहा है, इकोनॉमिकली भी वो ले रहा है, और उसकी नेशन, उसकी आर्मी भी आपके पास मौजूद है, तो समझें कि अमेरिका ने आप पे कॉलोनी सेट की हुई है, कलोनियलिज्म आपके पास चल रहा है। ऐसा सब कॉन्टिनेंट में हो चुका है। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन ऐसा कलोनियलिज्म में हुआ था। कलोनियलिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर एक नेशन जो होती है वो दूसरी नेशन की कंट्री को ना सिर्फ संभालती है बल्कि उसको कंट्रोल भी करती है। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हिस्ट्री कलोनियलिज्म की देख लेते हैं। कलोनियलिज्म कोई नई चीज़ नहीं थी, बल्कि एंशियंट ग्रीक टाइम पीरियड से ये थी। रोम, एंशियंट इजिप्ट, ये पावरफुल कंट्रीज़ थी जिन्होंने छोटी छोटी सूबों पे, छोटी छोटी कंट्रीज़ पे हुकूमत की हुई थी। इसके अलावा मॉडर्न कलोनियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो 15वीं सेंचुरी से स्टार्ट होती है। इसके अंदर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी ब्रिटेन की हुकूमत रही है, ये इसकी एक एग्जांपल है। कलोनियलिज्म को कुछ लोग इम्पीरियलिज्म से कंफ्यूज होते हैं और उसको समझ नहीं आती। इम्पीरियलिज्म को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इम्पीरियलिज्म के अंदर आप फिज़िकली आप अपनी फ़ौजें किसी भी मुल्क की ज़मीन पे नहीं उतारते, बल्कि दूर बैठे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। किसी भी डिपेंडेंट कंट्री को, डिपेंडेंट टेरिटरी को जो आपसे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको दे सकती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक कंट्री है जिसको हम मदर कंट्री कहेंगे, उसने 4-5 कंट्री पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल बना रखा है, तो वो क्या कर रही है, वहाँ पे इम्पीरियलिज्म को शो कर रही है। इम्पीरियलिज्म के अंदर आप अपनी फ़ौजें नहीं भेजते, यानी कि फ़िज़िकली आप वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन कलोनियलिज्म के अंदर आप फ़िज़िकली वहाँ पे जाते हैं और कॉलोनीज़ को बनाते हैं। इसका ये डिफरेंस है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि डी कलोनियलाइजेशन क्या है। कलोनियलाइजेशन का मतलब ये था कि आप किसी पे जाके, कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री जो पावरफुल कंट्री है, वो किसी डिप्राइव्ड कंट्री पे जाके हुकूमत करने लगे फ़िज़िकली या फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। डीकलोनियलाइजेशन था अनडूइंग कलोनियलिज्म, यानी कि जब कॉलोनीज़ बनी और उनको अगर फ़र्ज़ करें ख़त्म किया जाता है, जो ताकतवर कंट्री है वो अपने मुल्क में वापस जाती है और वो डिप्राइव कंट्री को छोड़ देती है। ये क्या है? ये डीकलोनियलाइजेशन है, जिसकी एग्जांपल है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ स्टेट विदड्रॉइंग फ्रॉम द फॉर्मर कॉलोनी लिविंग इट इंडिपेंडेंट। न्यू कलोनियलिज्म का मतलब है नई कलोनियलिज्म की एक किस्म। कलोनियलिज्म मैंने आपको बता दिया था कि क्या है। न्यू का मतलब होता है न्यू। ये क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इम्पीरियलिज्म, conditional aid to influence a country instead of previous colonial method or direct military control or indirect political control। neo-colonialism जो अब अमेरिका कर रहा है, जैसे कि इनडायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है, या चाइना किसी को कंट्रोल कर रहा है, ये न्यू कलोनियलिज्म है, जिसके अंदर वो खुद अपनी मिलिट्री को नहीं भेजता, बल्कि इकोनॉमिक के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, कल्चरल इम्पीरियलिज्म के थ्रू वो हमें कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को सुपीरियर समझा जाता है। अब ये क्या है? ये कल्चरल इम्पीरियलिज्म यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो कि न्यू क्लासिसिज्म या न्यू कलोनियलिज्म के अंदर आता है। इसके बाद पोस्ट कलोनियलिज्म को पढ़ लेते हैं। पोस्ट कलोनियलिज्म एक रिएक्शन था जो कि कलोनियलिज्म के बाद आया, कलोनियलिज्म के बाद में होने वाला इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? कलोनियलिज्म के अंदर जो कुछ भी हुआ, जब
जो पावरफुल कंट्री थी जैसे कि ब्रिटेन अपने मुल्क में अपने सारे बंदे वापस ले गई, तो वो इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बना गई। लेकिन उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन थी यहाँ पे के लोगों पर, यहाँ के कल्चर पर, यहाँ की चीज़ों पर, वो कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ गई, वो प्रॉब्लम्स छोड़ गई, वो लोगों के अंदर एक दीवार छोड़ के चली गई। वो सारी चीज़ें हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। और लिटरेचर क्या है, यानी कि लिटरेचर वर्क के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिटरेचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, फिलहाल कॉलोनियलिज्म को पढ़ लेते हैं। कॉलोनियलिज्म की 2 टाइप्स हैं, पहली सेटलर कॉलोनियलिज्म और दूसरी एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या है, इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ्टन मोटिवेटेड बाय रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीज़न। जब आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके रहने लग जाएं, ये सेटलर कॉलोनियलिज्म है। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म क्या है, इन्वॉल्व फ्यूअर colonists or focuses on the exploitation of natural resources or population as a labor typically to befit the metropoles। इस सेटलर कॉलोनियलिज्म के अंदर इमिग्रेशन जो कर जाते हैं लोग, जैसे कि एक फ़र्ज़ करें पारसी कबीला जो है वो इंडिया से उठ के पाकिस्तान आ जाता है, ये सेटलर कॉलोनियलिज्म है। या फिर बहुत सारे इमिग्रेंट्स कनाडा जा रहे हैं, वो सेटलर हो गया कॉलोनियलिज्म। लेकिन एक्सप्लॉयटेशनल कॉलोनियलिज्म ये था जो ब्रिटेन ने किया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे कि कुछ लोग भेज दिए, उन्होंने हर जगह पर कब्ज़ा कर लिया नेचुरल रिसोर्स पर, और फिर उनको क्या किया, एक्सप्लॉयट किया। लिटरेचर को देखते हैं। इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, राइटिंग वाज जनरली यूटिलिटेरियन से मुराद ये है कि वो रियलिस्टिक थी, पॉलीमेलिक से मुराद ये है कि वो क्रिटिकल थी, और रिलीजियस से मुराद है कि मजहब पे ज़्यादा बेस थी। इसके बाद प्योरिटन टाइम पीरियड से, प्योरिटनिज्म से ये लोग इन्फ्लुएंस थे। तो क्या होगी, पोइट्री स्ट्रिक्ट थी, रिलीजियस थी, लिटरेचर जो भी था उसके अंदर इनलाइटमेंट का जिक्र किया गया था, यानी कि इनर सोल, इनर पीस, ह्यूमन के ऊपर फोकस किया था इस तरीके से कि उसके रिलीजियस राइट होना, मॉरल इथिकल वैल्यूज़ पे फोकस किया गया था। और ग्रेट अवेकनिंग यानी कि लोगों का मुश्तरका फ़ायदा देखा जा रहा था। इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि सबका फ़ायदा किस तरीके से किया जा सकता है। इस टाइम पीरियड के अंदर बेले लेटर्स बहुत ज़्यादा इन थे। अब ये क्या होता था, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि ब्यूटीफुल और फाइन राइटिंग, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ पे पूरी आती हो, इथिकल वैल्यूज़ पे पूरी आती हो। जैसे कि कोई भी फिक्शन हो गया, कोई भी ड्रामा हो गया, कोई भी पोइट्री हो गया, वो उस टाइम पे लिखी गई थी, लेकिन ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं किया, लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसके अलावा जो उस टाइम पीरियड के अंदर विल्डरनेस, इंडियन लोगों की बातें, डिजीज़, वेल्थ, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, ह्यूमन राइट, फेमिनिज्म, ये वो ऐसी थीम्स थी जिनके ऊपर लिटरेचर ज़्यादातर लिखा जा रहा था। इसी टाइम पीरियड के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर हैं कॉलोनियलिज्म के, उन्होंने लिखा फर्स्ट अमेरिकन फिक्शनल कैरेक्टर। उसके अलावा हाई क्वालिटी लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा था, पर बहुत कम हो रहा था। लिटरेचर हाई प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादातर फेमस नहीं हो सका, बहुत उसकी अप्रिसिएशन नहीं की जा सकी। इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड जो था वो प्योरिटन बिलीफ से ज़्यादा मुशाबरत रखता था, जिसमें हिस्ट्री को डिस्कस किया गया, डिडक्टिज्म को डिस्कस किया जाता था, यानी कि ज़्यादातर लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ आर्ट। इसके अलावा स्लेव्स नैरेटिव को डिस्कस किया जाता था, टाइम को डिस्कस किया जाता था। इमेजिनेटिव लिटरेचर जो था वो रेयर था, लेकिन कॉलोनीज़ का लिटरेचर ज़्यादा बयान किया जाता था। अनमोरल चीज़ें जो थी, इमोरल चीज़ें जो थी, वो डिस्कस करना बैन था। मोरल स्टेबल होना लिटरेचर का बहुत ज़रूरी था। जर्नल्स लिखे जाते थे, पोलेमिसेस लिखे जाते थे, यानी कि किसी पे क्रिटिकली आप किसी पे सटायर करें, किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहें। इसके अलावा नैरेटिव चीज़ें लिखी जाती थी, सरमन्स, हमद वगैरह, नाते वगैरह लिखी जाती थी। इस तरह की पोइट्री की जाती थी। रेवोल्यूशनरी पोइट्री भी की जाती थी ताकि लोगों में जोश और वलवला पैदा हो। जो लिटरेरी थीम्स थी या टर्म्स थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिटरेचर जो था वो रिलीजन और फिलोसफिकल थीम्स पे लिखा जाता था, इसलिए क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी कि लोगों को पता लगे कि उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, ताकि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी पोइट्री, जो पोइट लिख रहा था, जो वो देख रहा था, वो लिख रहा था, और लोग उसको पढ़ रहे थे और उसी को पसंद कर रहे थे ताकि इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें। इसके अलावा अंदरूनी इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी या चीज़ों का इदराक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्योरिटन लोगों को फॉलो किया जाता था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो रिलीजियस होना चाहते थे, रिलीजन पे लिख रहे थे और रिलीजियस राइट्स और ड्यूटीज़ बता रहे थे ताकि इंडिपेंडेंस हासिल की जा सके। इसके अलावा
अलमैनिस लिखा जा रहा था, जो कि एक किताब, ऐसी किताब होती है, ये एक ऐसा कैलेंडर होता है, एक ऐसा टेबल होता है जिनमें डेज, वीक और मंथ लिखी जाती है, जिसको हम जंतरी भी कहते हैं, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की बातें की जाती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन दी जाती है सीज़न की, स्टार की, किसान की, खेतों की, सब इन चीज़ों के बारे में। नाइट्स के बारे में, जो रॉयल पीपल हैं उनके बारे में पोइट्री हो रही थी, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, उनके बारे में जर्नल्स लिखे जा रहे थे। इसके अलावा उनकी ग्रेस के बारे में बताया जा रहा था, मेलोडियस काम लिखा जा रहा था, यानी कि नातें, हमदे वगैरह लिखी जा रही थी। क्लासिकल लोगों का ना क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान था निस्बतन इसकी क्वान्टिटी पे। प्रोड्यूस क्वान्टिटी भी हो रही थी और क्वालिटी भी हो रही थी, लेकिन लोग क्वालिटी का लिटरेचर क्वान्टिटी में प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके अंदर मॉरली जो इमोरल हरकतें अंग्रेज़ लोग मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ कर रहे थे वो बताया जा रहा था, और मुसलमानों के मॉरल्स और इथिकल कल्चरल वैल्यूज बताई जा रही थी। इसके बाद इथनोसेंट्रिसिज्म का बताया गया कि सेल्फ लव के बारे में, कि आप खुद अपनी इज्जत करेंगे तो कोई आपकी इज्जत करेगा। अमेजिंग पोइट्री की जा रही थी, विटी पोइट्री की जा रही थी, सैटिरिकल पोइट्री की जा रही थी, किसी पे डायरेक्ट वार किया जा रहा था। बेलेज लेटर लिखने की कोशिश की लोगों ने, अंग्रेज़ों ने लिखने की कोशिश की, जो एक इमेजिनेटिव वर्क था, जो कोशिश थी कि मुसलमानों को और हिंदुओं का इंडिपेंडेंस से ध्यान हटाया जा सके, लेकिन वो पॉपुलर इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोगों ने उनको पढ़ना पसंद नहीं किया। जब आपके हालात, मौशी हालात, आपके घर में रोटी ना हो खाने को, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे कितनी अच्छी बातें कर रहा हो। इसी वजह से वो नाकाम हो गए थे। अब कलोनियलिज़म समझ आ गया, उसके अंदर जो लिटरेचर पाया गया वो समझ आ गया। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि काजेज़ क्या थे कलोनियलिज़म के। कलोनियलिज़म क्यों किया गया? सबसे पहले न्यू लैंड्स डिस्कवर करने के लिए, ट्रेड राउट्स बनाने के लिए, बताने के लिए कि इन रास्तों से हम ट्रेड किया करेंगे, दुनिया को डिस्कवर करने के लिए। इसके बाद इकोनॉमिकली मुल्कों, हर मुल्क चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो, जल्दी से जल्दी जिद्दत को अपनाए, अपनी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। ये भूख उस वक्त भी थी, और इंग्लैंड की भी थी, स्पेन की भी थी, फ्रांस की भी थी, और वो चाहते थे कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो छोटे मुल्क हैं, उनको लूट के हम अपना मुल्क ज़्यादा बेहतर कर लें। एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर जो मदर कंट्री होगी, यानी कि जो कंट्री होगी जिसके पास सारा कंट्रोल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन हो गई, वो जितनी भी कॉलोनीज़, जितनी भी स्मॉल कंट्रीज़, जितने भी छोटी एरियाज़ को गवर्न कर रही होगी ना, वो सारे एरियाज़, वो सारी छोटी कंट्रीज़ जो है ना, वो अपनी मदर कंट्री यानी कि इंग्लैंड को फ़ायदा देंगी, उसको लीड कराएंगी और को पॉलिश करेंगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ भेजेंगी, तरक्की होगी वो उसी कंट्री में होगी। और मदर कंट्री कौन सी होगी? वो जो कॉलोनीज़ बनाए खड़ी होगी। एक तो वो आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, मोरली डिप्राइव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्रूएलिटी के साथ साथ वो आपका हुनर, आपकी तरक्की, आपके अच्छे डॉक्टर, आपकी अच्छी हर चीज़ अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई। इसके अलावा यूरोपियन जो राइवलरी थी, वो यूरोपियन लोगों को कोई जहनी कीड़ा था, जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले कॉलोनियलाइजेशन स्टार्ट किया। इसके बाद फ्रांस के लोगों ने और इंग्लैंड के लोगों ने भी इसी रेस में हिस्सा ले लिया, और इस रेस में हिस्सा लेने के साथ साथ वो सेम हरकतें करने लगे और सेम कॉलोनीज़ डेवलप करने लगे। साथ उन्होंने कंपटीशन बना लिया कि कौन ज़्यादा यूरोप में पावरफुल पहले बनेगा, यानी कि गरीबों को लूट के कौन ज़्यादा अमीर होगा। तो इस यूरोपियन राइवलरी की वजह से एक कंट्री ने देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्री है जैसे कि फ्रांस हो गया, वो किसी भी कंट्री को लूट रहा है और अपने मुल्क में माल लेके आ रहा है, तो इंग्लैंड ने सोचा कि मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो ये यूरोपियन राइवलरी थी, उन्होंने इस वजह से भी कॉलोनियलिज्म को फ़रोग दिया। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। जितने भी यूरोप से, ये सारे जूइश हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी कोशिश थी कि क्रिश्चियन मज़हब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। अगर आपने इर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा तुर्की का, तो आपको पता होगा कि क्रिश्चियन पॉप वगैरह, ये जितने भी लोग थे, इन्होंने क्यों कॉलोनियाँ बनाई, इन्होंने क्यों कॉलोनियलिज्म किया, ताकि ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकें। और वाकई ही इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छा जी, पुश फैक्टर्स ये थे कि उनको वसाइल और ज़ख़ीरे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उनके अपने मुल्क में 6 महीने 8 महीने बर्फ़ पड़ती है यूरोप के अंदर। वो जब वो हमारे एशिया के अंदर आई या इस फ्रांस के कहीं और कॉलोनी के अंदर गया, तो उन्हें डिफरेंट माहौल मिला, उनका डिफरेंट कल्चर मिला। हमारा कल्चर ज़्यादा रिच था, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें थी, ज़्यादा पैसा था, हर चीज़ हमारे पास कसरत से मौजूद थी। इसकी मिसाल ऐसी है कि बड़े सगीर के अंदर आला से आला कपड़ा मौजूद था, मसाले जात मौजूद थे, इसके अलावा गोल्ड, सोना मौजूद था। जब उन्होंने यहाँ के देखा कि यहाँ पे
इतनी चीज़ें मौजूद हैं। तो उन्होंने ना चीज़ों को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश किया कि लोगों का ध्यान किसी तरीके से हटाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देखती हूँ कि उन्होंने झूठे ख्वाब दिखाए। जैसे कि एक लोहार है, वो बहुत ही खूबसूरत तलवारें बनाता है, तो उसने अंग्रेज़ों ने मिसाल दे रही हूँ सिर्फ आपको कि उन्होंने समझाया कि भाई तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बेटे को लोहार बना के क्या इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करोगे? वो जो लोहार था उसने अपनी सारा पैसा स्कूलों को दिया और अपने बेटे को जी उसने डॉक्टर बना दिया। लेकिन आगे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने आगे उसको जॉब नहीं दी। उस ओहदे का वो डॉक्टर हकदार था, उसको वो ओहदा नहीं दिया। और उसका जो लोहार का बेटा था वो अपना स्किल भी नहीं सीख सका अपने बाप से। तो वो क्या हुआ, वो भूखा मरा। इसी तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ये किया कि अंग्रेज़ जो थे वो मेहनत जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों ना दूसरों से मेहनत कराएं, माइंड कंट्रोल करें उनका, वो मेहनत करें और हम बैठ के खाएं। उम्मीद है कि आपको कॉलोनियलिज्म समझ आ गया होगा और कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में पता लग गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।